बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध पर कि ये 29 फरवरी से जो युद्ध प्रारंभ हुआ था वो आज किस मोड़ पर पहुंचा है। आज इस युद्ध के 100 दिन बीत चुके हैं, तो किस समूह का पलड़ा भारी है और किस समूह का पलड़ा जो है वो कमजोर है, यही आज हम जानने का प्रयास करें। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के 100 दिन बाद भी आज व्यवस्थाएं कहां खड़ी हुई। 7 जून 2026 को ईरान पर अमेरिका इजराइल युद्ध के 100 दिन पूरे हो गए। यह संघर्ष शुरुआती हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की हत्या से शुरू हुआ था। तब से यह युद्ध कई मोर्चों पर फैल चुका है, विश्व की ऊर्जा बाजारों को बाधित कर चुका है और तेल की बढ़ती कीमतों और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों प्रवासियों के लिए खतरों के माध्यम से भारत को सीधे तौर पर प्रभावित कर चुका है। कूटनीतिक गतिरोध में फंसी हुई कूटनीति जो है वो गतिरोध में फंसी हुई है और युद्ध विराम की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही। ऐसा इस युद्ध को देखकर लग रहा है। यह युद्ध शुरू कैसे हुआ? अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु संबंधी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमले किए। इसका उद्देश्य तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना था। इसी क्रियाकलाप में ईरान के सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक नेता अयातुल्ला खामनेई की हत्या ने इस संघर्ष को एक नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। ईरान ने प्रत्यक्ष हमलों और क्षेत्रीय प्रॉक्सी के माध्यम से जवाबी कार्रवाई की, जिससे लेबनान, खाड़ी देशों और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को संकट में घसीटा गया। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध जारी रखने के अधिकार को सीमित रखने के लिए 215 और 208 मतों से उनके अधिकार को सीमित कर दिया। यानी कि जो मतदान हुआ उसमें युद्ध रोकने को लेकर 215 मत और युद्ध चालू रखने के लिए 208 मतों से मतदान किया गया। यह काफी हद तक एक प्रतीकात्मक कदम है कि सीनेट को भी इसे पारित करना होगा। इस संघर्ष में कौन कौन से लोग जो हैं शामिल हैं? इस गतिरोध में कई राज्य और कई गैर राज्य पक्ष भी शामिल हैं। इसमें अमेरिका सैन्य हमलों और राजनीतिक दबाव का नेतृत्व कर रहा है। इजराइल जो है ईरान से जुड़े बलों के साथ सीधे इससे टकराव पे लगा हुआ है। ईरान प्रत्यक्ष कार्यवाही और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से जवाब दे रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला इजराइल पर सीमा पार से हमले जारी रखे हुए हैं। खाड़ी देश प्रत्यक्ष रूप से भागीदार न होने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष प्रभावों से प्रभावित है। खाड़ी देश क्षेत्र के देश इस संघर्ष में प्रभावित हुए हैं, भले ही वे इस युद्ध में सीधे तौर पे शामिल ना हो। मिसाइल और ड्रोन हमलों ने क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई। सुरक्षा संबंधी जोखिमों के कारण हवाई यात्रा बाधित हुई, कई उड़ानें रद्द या उनके मार्ग बदल दिए गए। अब सवाल यही है कि किसकी जीत हो रही है? तो स्पष्ट है कि कोई नहीं। इस संघर्ष जो है वो निर्णायक सैन्य लाभ के बजाय धीरज की लड़ाई बन गया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्यों परमाणु ठिकानों पर हमले किए, लेकिन ईरान ने प्रत्यक्ष कार्रवाई और प्रॉक्सी बलों, खासकर मुख्य रूप से लेबनान में हिजबुल्लाह के माध्यम से अपना प्रतिरोध जारी रखा, जिससे कई मोर्चे सक्रिय हैं और दोनों पक्ष सीमित सफलता का दावा करते हैं, जबकि उन्हें लगातार जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप ने युद्ध को महान सफलता बताया और जोर देकर कहा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ठप पड़ी कूटनीति एक अलग ही कहानी बयां करती है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है होर्मुज। जलडमरू मध्य। फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाला एक संकरा जलमार्ग है। इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील दबाव बिंदु बन गया है। विश्व के कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा प्रतिदिन इसी से होकर गुजरता है।
ईरान ने ओमान के साथ जलमरोमध्य पर साझा नियंत्रण का दावा किया है। सैन्य गतिविधियों ने जहाज रानी को बाधित किया है, आंशिक नाकाबंदी पैदा की है और तेल की कीमतों को अस्थिर बनाए रखा है। कीमतें चरम पर यानी $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। हालांकि युद्ध विराम के संकेत मिलने पर उनमें गिरावट आई, लेकिन आज फिर इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किए जाने और ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला किए जाने के कारण जो तेल के रेट हैं, कीमतें हैं, वो फिर आगे बढ़े। दूसरा मोर्चा लेबनान है। लेबनान एक प्रमुख द्वितीयक मोर्चा बन गया है। ईरान के सबसे करीबी क्षेत्रीय सहयोगी हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा पर हमले जारी रखे, जिससे एक समांतर युद्ध शुरू हो गया। वाशिंगटन की मध्यस्थता से युद्ध विराम समझौते के बावजूद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रखे। हिजबुल्लाह ने सशस्त्र युद्ध विराम प्रस्तावों को खारिज कर दिया और इजराइल की पूर्ण वापसी की मांग की। ईरान ने भी अमेरिका के साथ किसी भी शांति समझौते को लेबनान में के युद्ध से जोड़ दिया है, जिससे राजनीतिक जो परिदृश्य था वह और भी जटिल हो गया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से 7 अप्रैल को हुआ युद्ध विराम जो है अब कायम नहीं रह सका है। ईरान ने अमेरिकी मध्यस्थों से संपर्क तोड़ दिया है। इससे पहले युद्ध विराम बढ़ाने और परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने को लेकर हुई बातचीत तब विफल हो गई जब वाशिंगटन ने प्रस्तावित शर्तों में बदलाव की मांग की। ईरान का रुख है कि अब गेंद ट्रंप के पाले में है और तेहरान की मांग है कि किसी भी वार्ता को शुरू करने से पहले उसकी जब्त की गई संपत्तियों को जारी किया जाए और क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक युद्ध विराम लागू किया जाए, विशेष रूप से लेबनान में। ट्रंप ने कोई खास तत्परता नहीं दिखाई, जिससे संकेत मिलता है कि वार्ता की गति धीमी हो गई। इस युद्ध को लेकर भारत की भी अपनी चिंताएं हैं, खासकर 3 प्रत्यक्ष खतरे हैं। पहला है कि भारत ने रणनीतिक तटस्थता बनाई रखी, लेकिन वह 3 आयामों में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। सबसे पहला जो है वो आपका आ रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में तेल आयात, क्योंकि भारत कच्चे तेल का 65 से 70% हिस्सा होर्मुज जलमरूमध्य से आयात करता है। लगातार व्यवधान से ईंधन की आयात की लागत बढ़ती है, जिससे मुद्रास्फीति और चालू खाता दबाव में वृद्धि दर्ज होती है। दूसरा है खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय। खाड़ी देशों में लगभग 9 से 10 मिलियन भारतीय जो है वो वहां निवास करते हैं, जो विश्व में सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। उनके द्वारा भेजी गई रकम भारत में आने वाली रकम का लगभग 40% है। 3 जून को कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। तीसरा जो है वो व्यापार मार्ग, जहाज रानी में व्यवधान, उड़ानों का रद्द होना और आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता खाड़ी देशों और उनके उससे आगे के देशों के साथ भारत के व्यापार को प्रभावित करता है। तो ये हमारा टॉपिक था कि ईरान युद्ध में से क्या खतरे हैं और ईरान युद्ध में जो 100 दिन बीत चुके हैं इसमें कौन जीता और कौन हारा।